सबसे पहले तो इस सभागार में उपस्थित आप सभी क्रांतिकारी साथियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से बोले, बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आज आजादी के 80 वर्षों के बाद आरक्षण जिस प्रकार से अनवरत देश के पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है या दिया जा रहा है, उसकी परिणति के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपनी त्याग, तपस्या और लोगों के साथ सद्भाव बनाए रखने के लिए किस प्रकार से अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस वजह से हम लोगों ने हर चीज विष की तरह अपने अंदर पी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये समझ में आता है कि अब लड़ाई स्वाभिमान की आ चुकी है, लड़ाई हम सबके बच्चों के भविष्य की आ चुकी है। हम महंगी शिक्षा भी ग्रहण कराए, अवसर भी कम पाए, समाज के ताने भी सुने, अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी उछलवाएं और उसके बाद हम समाज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी करें, आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, सामाजिक रूप से भी सहयोग करें, तो कहीं ना कहीं इस क्रम को हमें अब रोकना पड़ेगा और हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी इस सहजता को, हमारी इस सहजता का कहीं ना कहीं लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन के मुखिया आप सब हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना कोई नेता है और ना कोई समर्थक है। हम सब की लड़ाई है, हम सबके अस्तित्व की लड़ाई है, हम सबके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। यूजीसी, अब जैसे बात आती है यूजीसी की, यूजीसी के काले प्रावधान जो लाए गए थे, हम में से आप सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे, सरकार से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि यूजीसी के नए प्रावधान लाने के लिए किस दलित वर्ग के नेता ने आपसे कहा था या किस पिछड़े वर्ग के नेता ने आपसे कहा था। जब किसी ने कोई डिमांड नहीं की, आप लगातार हमको दबाने का कुचक्र रस्ते चले जा रहे हैं और हम लगातार राष्ट्रवाद, धर्म एवं देश की सुरक्षा के लिए, उसकी समृद्धि के लिए शांति बना करके रखे हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से आपने एट्रोसिटी एक्ट में सुधार किए और सुधार करने के बाद प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि पहले एट्रोसिटी एक्ट में 22 प्रावधान थे, हमने उनको बढ़ा करके 47 प्रावधान कर दिए। 47 प्रावधान करके आपने सवर्णों को और ज्यादा नीचे करने का काम किया। मतलब आप हमें जन्म से ही अपराधी, शोषक और अत्याचारी घोषित कर देना चाहते हैं और सहयोग भी हमसे ही चाहिए। आज भी देश की ब्यूरोक्रेसी पे, देश की जुडिशरी पे, देश के व्यापार पे या देश की जितनी भी सहयोग वाली संस्थाएं चल रही है, उसमें हमारे आपके भाइयों का ही नियंत्रण है और हम सब कुछ लगातार त्याग करते चले जा रहे हैं। तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि यूजीसी के नए प्रावधान आपसे किसने कहा था। फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे भ्रम फैला रहे हैं कि यूजीसी के प्रावधान तो 2012 से लागू थे और 2026 में आप कौन से प्रावधान लागू करना चाहते हैं और उन प्रावधानों पे तो रोक लग गई है। लेकिन उन प्रावधानों पे रोक लगी है, वो सरकार ने रोक नहीं लगाई है। उन प्रावधानों पे रोक लगाई है हमारे आपके बीच में जिंदा जो समर्थ व्यक्ति हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्टे दिया है और सरकार ने अभी भी रोल बैक नहीं किया है। जिस दिन सुनवाई होगी, लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार उसको लागू करने के लिए अभी भी कटिबद्ध है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये आंदोलन कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, आप संख्या में कम है। याद रखिए कि जंगल में राजा शेर होता है, गीदड़ संख्या में ज्यादा होते हैं लेकिन नेतृत्व कौन करता है? शेर। आप सब यहाँ संख्या में मत जाइए। आप वो है कि अकेले आप पूरे देश की दशा और दिशा निर्धारित करने वाले लोग हैं। आप सबके पूर्वजों ने कितने बार बलिदान किया होगा, उस बलिदान की सौगंध है आपको कि इस प्रांगण से जब आप जाएंगे
योगदान देंगे, क्योंकि ये हमारे आपके बच्चों के भविष्य का, हमारे आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अब आरक्षण की बात करिए। आरक्षण में लोग जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिसमें कई समाज सेवी हैं, जैसे मैं नाम लेकर, मुझे किसी चीज का भय नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा आशुतोष राय जी ने आज एक पोस्ट डाली कि उसमें वो लगातार ताने दे रहे हैं सवर्ण समाज के लोगों को कि ये गलत है, ये लोग विपक्ष का एजेंडा चला रहे हैं। मैंने उनसे ये प्रश्न पूछ लिया कि पहले तो आप ये बताइए, हम में से किसने कहा कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? हम तो यही कह रहे हैं ना कि आरक्षण में रिफॉर्म लाया जाए, आरक्षण में सुधार लाया जाए। आरक्षण जब ओबीसी का जो आरक्षण है उसके 27% आरक्षण में 3 प्रमुख जातियां हैं जो लगातार उस आरक्षण का 90% हिस्सा मारती है। वो है यादव, कुर्मी और कुशवाहा। तो क्या राजभर या पाल या अन्य जाति जो आरक्षण से और वंचित है उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्यों अखिलेश यादव के ही परिवार को लगातार पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश यादव, फिर अर्जुन यादव, अब लोकतंत्र कहाँ हुआ? ये तो राजतंत्र हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम जब दलित वर्ग की बात करते हैं तो दलित वर्ग के आरक्षण में भी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण ट्रांसफर होता चला आ रहा है। आईएएस टीना डाबी जिनका नाम बहुत प्रचलित है, उनके परिवार के 5 लोग आईएएस हैं, अभी भी वो दलित हैं, प्रधानमंत्री 3री बार प्रधानमंत्री बने। हमारा दुर्भाग्य है कि इस वीर भोज के यशस्वी प्रधानमंत्री जो लगातार 12 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी आप बड़े गर्व से सार्वजनिक मंचों में कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हूँ। मेरा उनसे यह प्रश्न है कि आप कितने साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे जब आप पिछड़े समाज से उठ करके हम सामान्य वर्ग के रूप में आएंगे? और वो जन्म से जो सामान्य ही थे, 1990 के बाद उन्होंने गुजरात में अपनी जाति को आरक्षित वर्ग में डाला और वो आरक्षित वर्ग में चले गए। और जब यह आरक्षण नहीं लगा था, ब्रिटिश काल में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था। ब्रिटिश काल में भी आरक्षण लगने के पहले हम सभी सामान्य होते थे। आप मनुस्मृति की निंदा करते हो। मनुस्मृति तो हमें कहती है कि हम सभी धर्म से पुत्र हैं और कर्म के आधार पर हमारे वर्ण का निर्धारण होता है। तो हम बुद्धिजीवी हैं, हम विद्वान हैं, हमने शिक्षा ग्रहण करी, हमने समाज के लिए कुछ किया, तो क्या ये हमारी बुराई है? आप हमें लगातार दबाने का प्रयास करेंगे। क्षत्रियों के छोटे छोटे बच्चों ने इस देश की, इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपना बलिदान दिया है, तभी आज वो संख्या में कम है। आप उनके ऊपर लगातार टीका टिप्पणी करते हो कि ठाकुर ने शोषण किया। न जाने कितने वैश्यों ने, भामाशाहों ने धर्मशालाएं खुलवाई, निःशुल्क चिकित्सालय खुलवाए। हमको कोई बता दे कि आज के वर्तमान समय में कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा भामाशाह है जो धर्मशाला खुलवाता हो या निःशुल्क चिकित्सालय खुलवाता हो? हम थोड़ा सा सरकार के ऊपर इस प्रकार डालेंगे क्योंकि हम कई चीज उनकी कमियां लगातार देख रहे थे, लेकिन उनको इसलिए चुप रखते थे कि राष्ट्र हित में हम लोगों को शांत रहना उचित है। आपको मालूम है कि 2014 से पहले इस देश में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता था, उसमें कम से कम 2 साल का अनाज भंडार रहता था कि कभी भी देश में कोई आपदा विपदा आए तो 2 साल तक इस खाद्यान्न भंडार के माध्यम से देश को अन्न मिलता रहेगा। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने अपने मित्र अडानी को बताने के सीलो करके उनकी जो बनाए, उन्होंने पूरा एफसीआई का अनाज अडानी के गोदामों में चला गया। आप इसकी विविधता नहीं समझ रहे हैं। आप कभी यूट्यूब में सर्च करिएगा राजीव दीक्षित जी को। राजीव दीक्षित जी ने आज से 3 दशक पहले जो आज हो रहा है इस सब की बातें बता दी थी कि आने वाले समय में आपसे गैस की सब्सिडी भी छीनी जाएगी, आने वाले समय में आपके अनाज के भंडार में भी नियंत्रण किया जाएगा, आने वाले समय में आपको शिक्षा से भी इतना वंचित कर दिया जाएगा कि फिर से आप पूरी तरीके से गुलामी की तस्वीरों में जकड़ जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी इसी सवर्ण समाज के लोगों ने, चाहे वो सुखदेव रहे हो, राजगुरु रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, बिस्मिल रहे हो, उन्हीं ने अपना बलिदान दिया। फिर हम क्या कहते हो कि 5000 साल हमने तुम पे अत्याचार किया। भैया इस देश के सबसे यशस्वी सम्राट का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो सवर्ण नहीं थे। सम्राट विक्रमादित्य, वो तो सवर्ण नहीं थे। महाराजा बिजली पासी, वो तो सवर्ण नहीं थे। महाराजा सुखदेव
भारती ने जब चंद्रशेखर रावत की ओछी टिप्पणी का जवाब जब दिया तो उसके ऊपर तुरंत दिल्ली पुलिस ने FIR की एट्रोसिटी एक्ट में। भाई आप हमारी बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी करेंगे और हम क्यों करेंगे? कितने कायर हो चुके हैं हम लोग, कितने जिम्मी हो चुके हो हम लोगों को इस डायरेक्टर से निकल करके अजीत भारती के पक्ष में भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, उनके लिए भी लिखना पड़ेगा। और हो सके तो हमको इसके खिलाफ ये लिखेगा पड़ेगा जिस प्रकार से आजादी के पहले असहयोग आंदोलन चला था उसी प्रकार का असहयोग आंदोलन भी हम चला सकते हैं, क्योंकि इस दुष्ट सरकार में हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भी काम करना है। क्योंकि ऐसे ही वो करेंगे, कभी इतिहास में को ले जाकर के हाईजैक करके अपने बाइक दिलवा देंगे या किसी अजीत भारती में एट्रोसिटी एक्ट करा देंगे, या हमारे उम्र भी कोई हो सकता है कि कल छोटा है कभी कोई मुकदमा कर दिया जाए, आसिफ भाई के भी कोई मुकदमा कर दिया जाए, मेरे ऊपर भी कोई मुकदमा कर दिया जाए। तो इसलिए बहुत संयम, बहुत धैर्य के साथ और जिन तथ्यों को यहाँ पे पेश किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा, उनको ध्यान में रखते हुए, और बहुत से लोग आपको उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उकसना नहीं है, आपको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाना है और समाज के हर व्यक्ति से जो आरक्षण से वंचित हो, आरक्षण के लाभार्थी वर्ग में आता हो, उससे संवाद करना है कि ये लड़ाई हमारी अपनी अकेले की नहीं है। हम चाहते हैं कि आप भी समाज में बराबरी का हक ले, आप भी बराबर आए, लेकिन कब आएंगे? जब आप अपने अधिकारों की आवाज स्वयं में उठाएंगे। जैसे कल ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने एक इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के लिए रोहिणी समिति की रिपोर्ट सदन में क्यों नहीं पेश की जा रही? क्यों नहीं पेश की जा रही है? क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी जी, अखिलेश यादव जी, इन सबका नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि उसमें रिपोर्ट में यही है कि ओबीसी के आरक्षण को केवल 3 जातियां सबसे ज्यादा लाभ उठा रही है। तो इसलिए हमको उनसे संवाद